जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ना। सबसे पहले आप जानो यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। जो उसकी डेफिनेशन कहती है वो कहती है दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट लेटर एंटर्स इनटू डी सब शेल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल में आएगा उसे क्या कहेंगे हम, डी। और ये कहाँ से कहाँ होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। जब आप पीरियोडिक टेबल को समझोगे बेटा, जब यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, पीरियोडिक टेबल को समझोगे ना तो देखो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये वाले कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 से लेके, ये तो पता है ना कि 18 ग्रुप हमारे टोटल, हमारे पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप है, यानी ग्रुप होते वर्टिकल, ये वाले कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से 18 आपके कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और सबसे नीचे हमारे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया, वाई आर दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सब शेल। अब आप इसमें देखो कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैंने एग्जांपल ले लिया। आप देखो निकल है आर्गन 3d8 आयरन है आर्गन 3d8 इसकी कन्फिग्रेशन है। जिस कन्फिग्रेशन से आपको मतलब रहता है वो सिर्फ होती है वैलेंस वाली, मतलब अंदर वाली कन्फिग्रेशन वैलेंस वाली। मतलब इसको देखो बेटा, इसमें देखो तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, डी ब्लॉक में, यानी डी वाली सब शेल में आ रहा है। अब आप कहेंगे सर दिखने में तो देखो लास्ट आपको दिख रहा है एस में, तो ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से समझो बात कि एक ऑफ-बोर रूल होता है। ऑफ-बोर रूल क्या कहता था, याद भी होगा आपको, कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कुछ याद आया क्या, इस तरह से बने जाते हैं। तो जब आप इसमें भरते हो ऑफ-बोर में ना, पूरा ऑफ नहीं बना रहा, खाली में इंपॉर्टेंट जितना हमारा काम का उतना बना रहा हो ना, 4d4 है। तो इनकी फीलिंग भाई कुछ इस तरह से होती है, पहले 1s भरता है, फिर यहाँ जाओ, फिर 2s भरेगा, फिर देखो 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा। अब 3p के बाद देखो यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो 3p के बाद कौन भरता है, 4s, और 4s के बाद आप 3d में जाते हो। तो हो सकता है आपको दिख रहा हो कि यार 4s बाद में दिख रहा है, पर एक्चुअली देखो इलेक्ट्रॉन मेरा पहले 3p के बाद कहाँ है, 4s में, 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो सब में मेरा d में ही जाएगा, इसलिए दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सब शेल। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यार ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि मैंने अभी आपको बताया कि यार जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, देखो ये था ग्रुप 1 और 2, ये 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक आए। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले, या फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले। और ये देखो यहाँ पे 13 से 18 आया मेरा पी ब्लॉक, है ना। अब उन दोनों के बीच ट्रांजिशन मतलब होता है एक चेंज लाना, और ये बीच में आते हैं तो इन दोनों के बीच एक चेंज लेके आते हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एक क्वेश्चन आता है, डू ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहा जाता है या कुछ स्पेसिफिक। तो आपको याद रखना है उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा जिनमें कि पार्शियली फिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होगा। उन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा जिसमें पार्शियली फिल्ड और इनकम्प्लीट फिल्ड डी सब शेल। एग्जांपल आप देखो समझो यार, अगर मान लो मैंने कहा कि डी में मेरा कन्फिग्रेशन आ रहा है 3d5, 3d1 ले लेते पहले। आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल में ना 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में। देखो 1 2 3 4 5, कितने डब्बे बनाओगे, 5। अब 3d1 का मतलब 1 है, क्या ये पार्शियली फिल्ड है, या टोटल डी में कितने आते हैं, 10, तो पहले में भर दिए। अगर ये मान लो 3d2 होता, अगर मान लो यहाँ पे 1 कन्फिग्रेशन नहीं होती, यहाँ पे होती 3d2, तो फिर आप कैसे भरते, 5 डब्बे हमेशा बनाने, क्योंकि देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो आप ऐसे भरते। 3d3 में कितने डब्बे आएंगे, 3 आ जाएंगे ना, और सब में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालते बेटा। हुनसुल यही कहता है कि पहले सबको सिंगल फिल करो। 3d4 में देखो ये ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 4। 3d5 में 5 बढ़ जाएंगे हमारे, 1 2 3 4। फिर तो जब इन सबको कहेंगे पार्शियल, मतलब 6 होना भी पार्शियली फिल्ड है, 7 होना भी पार्शियली फिल्ड है, 8। बट अगर मैं तुम्हें कन्फिग्रेशन दूं 3d10, तो आपने कहा सर 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डालेंगे हम, सब में पहले सिंगल सिंगल आते हैं, पता ना, 1 2 3 4 5।
फिर क्या जाएगा भाई, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो क्या ये पार्शियली फिल्ड है बेटा, ये कंप्लीटली फिल्ड है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आना मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। जब जब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेगा। यहां तक बात समझ आ गई, नहीं आ गई? चलो एक क्वेश्चन बनाया छोटा सा जो आता भी है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। देखो लास्ट में जब वो वर्टिकल देखो चलेंगे ना, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो देखो लास्ट में जिंक आता है, इसके नीचे आपका आता है कैडमियम, इसके नीचे आपका आता है मरकरी। तो सवाल पूछा गया वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन। कन्फिग्रेशन देखो यार जरा, जिंक की देखो आप, जिंक की वैलेंस कन्फिग्रेशन मैं लिखता हूँ, खाली आउटर कन्फिग्रेशन यहाँ इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ये होती है 3d10 4s2। कैडमियम की होती है 4d10 5s2। मरकरी की होती है 5d10 6s2। अब आप देखो यार तीनों में ही ना डी ब्लॉक क्या पार्शियली फिल्ड है कि फुली फिल्ड है? अभी तो मैंने आपको बताया कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हो, फुली फिल्ड है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब यार डी ब्लॉक का जो है ना बेटा 3D सीरीज, जो सबसे ऊपर वाली सीरीज होती है हॉरिजॉन्टल में, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं डी में, नीचे भी आते हैं जरकोनी, वो सब आपको याद नहीं करने, आपको याद करने हैं सबसे पहले वाली जो सबसे हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी। क्या क्या देखो याद रखना आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद आ गया, ठीक है। अगर एक और इसका एटॉमिक नंबर से याद रखना, ये कितना होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या रखो, बोलो बोलो मेरे पीछे बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल को पक्का याद रखना बेटा, जब बिल्कुल ढंग से याद रखना, ठीक है। फिर भी तुम्हें याद नहीं होता बेटा ये सीरीज, तो तुम इस तरह शॉर्टकट लगाते हो उसमें, साइंस टीचर वाणी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, तो ऐसे याद कर लेना, साइंस टीचर वाणी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छा एक और चीज तुम्हें समझनी है बेटा, जो कन्फिग्रेशन देखो, स्कैंडियम का जो तो कन्फिग्रेशन देखोगे वो आएगा 3d1 4s2। टाइटेनियम का कितनी हो रही है 3d2 4s2। वेनेडियम में होता है 3d3 4s2। और एक बात तुम अच्छे से याद समझ लो, दो एलिमेंट्स ऐसे इसमें, एक होता है मेरा क्रोमियम, एक होगा मेरा क्रोमियम, और दूसरा मेरा कौन सा होगा, कॉपर, जिसमें कि शो करेगा हमारा एक्सेप्शन। भाई 3d देखो, 3d यहाँ तो 4s2 कॉमन है, देखो अब 3d3 के बाद आप क्या कहोगे 3d4 आना चाहिए, पर यहाँ कितना आता है 3d5 4s1, क्योंकि बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियल ना। क्रोमियम और कॉपर में होगी। मैंगनीज का तुम देखोगे बनेगा 3d5 4s2। आयरन का बनेगा 3d6 4s2। आयरन का आपका बनेगा 3d6 4s2। कोबाल्ट का आपका बनेगा 3d7 4s2। निकल का आपका बनेगा 3d8 4s2। मैंने आपको पहले ही बताया था क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, और कॉपर याद रखनी है आपको 3d10 4s1, और जिंक कितना 3d10 4s2। ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई ना किस तरह से होता है। हाँ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक और सवाल आपका आएगा, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, n-1d 1 to 10 ns 0 से 2। हो सकता है कि आपका ऑप्शन में आ जाए, भाई आपसे पूछेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 1 मार्क्स में अगर बोर्ड का पेपर की तैयारी करें डायरेक्ट बेटा आता है n-1 से d 1 to 10 ns 0 से 2। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड किस तरह से फॉलो करते हैं डी ना। पहले मैं बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। यार मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉलिड को गलाना, यानी आप आइस को गला के वाटर बना रहे हो, तो किसी सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो,
जब सॉलिड में आपका मॉलिक्यूल रहा होगा तो कुछ इस तरह से रहा होगा मेरे भाई। मॉलिक्यूल्स तो सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं, इनको आपको दूर दूर करना है, लिक्विड में बनाने के लिए दूर दूर करना है। तो ताकत तो चाहिए। अच्छा सुनो, तो बॉन्डिंग तो आपको तोड़नी है। इन शॉर्ट आपको बॉन्डिंग तोड़ के आपको किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। और जो मेल्टिंग पॉइंट का फिनोमेना वही बॉइलिंग पॉइंट पे भी अप्लाई होगा सेम डे। 3 तरह के शेल होते हैं, वैलेंस शेल वाले होते हैं, अंदर वाला होता है पिनल्टीमेट शेल, और एंटी पिनल्टी तो सबसे अंदर वाला। और हमेशा रखना किसी भी रिएक्शन में ना वैलेंस शेल और पिनल्टी शेल वाले जो है ना इलेक्ट्रिक पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग किन दोनों के बीच होती है, सबसे बाहर वाले शेल के और उससे अंदर वाले शेल। बात समझ आई नहीं है? ठीक है, जैसे 3d4s हो गया। अब सुनो, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। अब वही सीरीज ले लेते हैं हम, देखो जो बार बार हम फॉलो कर रहे हैं। हम ले लेते हैं स्कैंडियम को, हम लेते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब आप समझो कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा। देखो आप बात करो स्कैंडियम की, इसका कितना है 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही तो आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में 3d2 तो कितने आएंगे 2, वेनेडियम में 3d3 यानी 3 आएंगे, क्रोमियम में भाई 3d5 तो कितने आएंगे 5। अब आप बोलो आगे देखो, फिर एमएनए में भी 5 ही होंगे, 3d5 है। आप बोलो Fe में कितना है 3d6, तो आप यहाँ के लिख दोगे 6, और मेरे भाई आपका हो जाए गलत। यार गलत इसलिए होगा मेरे भाई, देखो जब आप 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना डी में, 5 डब्बे बनाए, 1 2 3 4, सबसे पहले सब में 1 2 3 4 5 6, तो देखो यार 6 यहाँ पे 6 अनपेयर्ड नहीं, यहाँ पे सिर्फ अनपेयर्ड कितने 4। ऐसी मैं आपसे बात करूँ 3d7 वाले की, यानी कि कोबाल्ट की, 3d7 4s2 की, तो 3d7 में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड आ रहे 3। तो देखो सबसे पहले के यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, स्कैंडियम से लेके आपका ये मैंगनीज तक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 ऐसे 5, फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कम हो रहे हैं, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया, ठीक है। तो पहले जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा, यहाँ पे जाके Mn पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर बाद में घट जाएगा। तो ये लाइन लिखिए, देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज होता है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद दोबारा वो देखो पेयर्ड होने लग जाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी होती है पार्ट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एनर्जी का वो पार्ट जो हीट में। एटमाइजेशन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मेटल लैटिस टू गेट, किसी भी लैटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, आपने पढ़ा भी था यार, जो सबसे सॉलिड स्टेट में कुछ तरह से अरेंज होते हो, क्यूबिक हेक्सागोनल ऐसे करके। अब इनको आप अलग अलग करने के लिए, किसी भी लैटिस को अरेंजमेंट को अलग अलग करने के लिए मॉलिक्यूल्स को हमें कोई एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। या तो आपकी डेफिनेशन आएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या आपसे पूछेंगे कि किसके अंदर। आपको वही बात याद रखनी, क्या जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। मान लो अगर आपसे बोले स्कैंडियम से आप लास्ट चलो जिंक पे, है ना, बीच के लिख देना, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड होता है, तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, जिंक की, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारी ज़्यादा होगी। लिखी हुई देखिए, मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, मोर विल हायर विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी एटॉमिक साइज। अब जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक देखो ये घट रहा है ना, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल का बराबर एटॉमिक साइज होता है, फिर अगेन ये बढ़ जाता है। अब हमें समझना ऐसा क्यों होता है। एटॉमिक साइज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो कोई भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो ये देखो ये न्यूक्लियस है ना, सेंटर पे न्यूक्लियस, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है जो ताकत एक्चुअली में एक्सपीरियंस करेगा, जो ताकत एक्चुअली में एक्सपीरियंस करेगा उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात समझ आ गई।
स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है प्रोटेक्ट करके रखना। बात सुनो, आपको ये बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ आपके और मेरे बीच में कोई स्क्रीन आएगी, मान लो लेट्स सपोज अब मैं क्या दिख रहा हूँ आपको, नहीं ना, तो स्क्रीन इफेक्ट होता है शील्ड करके रखना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। बीच वाले जैसे मान लो एक क्लास में देखो 3 रोज है ना, मैं क्लास की पहली रो में 3 बड़े बड़े लंबे लंबे बच्चे बिठा दूं तो जो पीछे वाले बच्चे उनको दिखेगा नहीं कुछ, तो इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले इन एलिमेंट्स की बात करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बेटा बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक बात बताओ, चार्ज का मतलब क्या है भाई? चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस किस ताकत से इसको खींचेगा, न्यूक्लियस जिस ताकत से इसको खींचेगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पे आके क्या हो गया, साइज कम होता जा रहा है, 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 कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और स्क्रीन इफेक्ट इसमें होता नहीं है ना। फिर आप बात करो आयरन, कोबाल्ट, निकल। जब आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात करोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी है 3d6 इसके 3d7 निकल के 3d8। यहाँ पे क्या बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। जो अंदर वाले हैं वो स्क्रीन इफेक्ट शो करती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग उसके बराबर आता है, जिसकी वजह से तीनों का साइज जो है लगभग सेम होता है। आप बात करो कॉपर और जिंक की, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 नहीं 3d10 है ना, और जिंक का है 3d10 यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन शो कर जाते हैं। अब रिपल्शन शो करेंगे तो स्क्रीन इफेक्ट बढ़ जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज घटना तो चाहिए था पर अगेन ये साइज बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करते हैं। एक्सेप्शन किसमें, स्कैंडियम में, और दूसरी किसमें, हमारी जिंक में। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप जो होता है ns और n-1 डी ऑर्बिटल में बहुत कम होता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी गैप्स बिटवीन ns एंड n-1 डी ऑर्बिटल। अब एक बात समझते, एक बार समझते बेटा। देखो सबसे पहले आप बात करो स्कैंडियम के ना, स्कैंडियम खाली शो करता है +3, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d, खाली आउटर वाला लिख रहा हूँ, चलो ये भी लिख देते हैं ना ताकि कंफ्यूज, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब देखो हीलियम क्या करता है, स्कैंडियम क्या करता है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई, कोई भी चीज चाहती है हमारी स्टेबल होना, और स्टेबल होने का मतलब है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीनों के इलेक्ट्रॉन 2 से कर 1 से बन गया स्कैंडियम +3। ऐसे आप टाइटेनियम की बात करो, टाइटेनियम में मेरा 3d2 अब अगर टाइटेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो Ti+2 बनाएगा कितने पे, 3d2। अगर टाइटेनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या रह जाएगा, 2 यहाँ से 3d1। टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या रह जाएगा, आर्गन। खाली आर्गन भी लिख दो यहाँ पे, आर्गन। बात समझ आई? तो किस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। जिंक की बात करो, देखो जिंक की बात करो मैं, तो जिंक का क्या है, आर्गन 3d10 है ना। तो जिंक क्या करता है भाई, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Zn+2 यानी आर्गन 3d10। कोई क्वेश्चन पूछे, नेम एन एलिमेंट इन डी ब्लॉक विच शो मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैंगनीज। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, M से M+2 होना। देखो M मतलब कोई भी भाई एलिमेंट डी ब्लॉक को उठा लेना, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखनी है कि अगर किसी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वो स्टेबल हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना उतना आसान। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। Mn देखो, ठीक है, मैंगनीज, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 अब तुम मुझे बताओ क्या Mn अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजिली, भाई 2+2 का मतलब क्या कि बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जब चले गए तो उसके बाद देखो D क्या हो गया मेरा, हाफ फिल्ड।
हाफ फील्ड का मतलब, अरे फुली फील्ड का मतलब क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन आना, हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है 5 आना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी तो स्टेबल होते हैं। तो आप देखो कि ये काम तो आसान था भाई, क्योंकि Mn खुद चाहेगा स्टेबल होना। तो आप Mn की देखो नेगेटिव में आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो नेगेटिव में है, ठीक है। फिर आपने बात करी जिंक की, जिंक की कन्फिग्रेशन देखो 3d10 4s2। क्या यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? बिल्कुल भाई, क्योंकि 3d10 भी फुल्ली स्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो अगेन जिंक का देखो नेगेटिव वैल्यू है -0.7 से। निकल का एग्जांपल देखो, निकल की कन्फिग्रेशन 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 3d8। अब आपने कहा सर देखो निकल तो स्टेबल नहीं हो रहा, 3d8 तो स्टेबल नहीं है, बट यहाँ पे देखो निकल की वैल्यू कितनी आ रही है -0.25। आपने कहा ये क्यों रहा है? तो निकल का बेटा इस रीजन से नहीं होता, निकल की जो स्टेबिलिटी बनती है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो कभी भी सवाल बनाएं या सवाल पूछें तो आपको पता होना चाहिए निकल के केस में क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। और एक बात आपको याद रखनी कि E0 वैल्यू जो कॉपर की होती है देखो पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक्सेप्शन भी है कि कॉपर की भी ना प्लस। ये बात समझ आ गई। मेन तुम्हें क्या रखना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है तो उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मुश्किल है तो उतनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिज्म 3 तरह से होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक रेपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक का है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ना इसी का टाइप मान लो पैरामैग्नेटिक का ये। अब सुनो, अब क्वेश्चन आएगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये आपको चेक करना होगा इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जब भी डी ब्लॉक के आए तो किसकी वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी में कितना मैग्नेटिज्म उसको डिनोट करता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला अंडररूट n ब्रैकेट n+2, और इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। n है हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन आपके सामने है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO+2। देखो सबसे पहले कोबाल्ट का आउटर शेल कन्फिग्रेशन क्या है 3d7 4s2, हाँ कि ना, ठीक है। अगर कोबाल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बाहर के तो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 3d7। अब 7 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें कैसे पता, देखो आप 5 डब्बे बना लो निकालने के लिए। अनपेयर्ड वाले चाहिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं 3। तो इस फॉर्मूले पुट कर दो अंडररूट ऑफ n की जगह 3 + 2 अंडररूट ऑफ 3 × 5 अंडररूट 15। बात समझ आ रही नहीं आ रही किस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल कई सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें क्या होता है जो एटम का बहुत छोटा साइज है, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, वाइट्स होते हैं। देखो वाइट्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक ये लो, यहाँ पे जो खाली स्पेस डेवलप हो जाता है ना, इसे वाइट्स कहते हैं, इसमें फंस जाते हैं देखो यहाँ पे। और कौन से कंपाउंड इस कैटेगरी में आते हैं, TiC हो गया, TiS2 हो गया, MN4N हो गया, Fe3 हो गया, ये वाइट्स है। देखो इसमें सारे के सारे वाइट्स, और यहाँ पे ट्रैप्ड एटम शो कर रखा है। लास्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली कलर्ड आयन बनाते हैं, और कलर किसकी वजह से आता है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 7 सारे के सारे पार्शियली फिल्ड में आएंगे। अगर पार्शियली फिल्ड है तो कलर शो करेगा। और एक क्वेश्चन भी आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी डस नॉट शो, क्योंकि इसमें फुली फिल्ड होते हैं 3d10 4s2, है ना। अब सुनो कलर किस वजह से होता है भाई, जब भी कोई कलर होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन गैस से, रेडिएशन एमिट होती है और जब वो विजिबल रीजन में फॉल करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग कलर निकालती है। ये आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। अब सुनो होता क्या है, देखो सबसे पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी चीज में भाई एनर्जी आएगी तो ऊपर को जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं। अब वो जब एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले आते हैं, तो स्टेबल नहीं होते। अब वो कहते हैं यार वापस वहीं चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, तो नीचे लेवल पे आते हैं। अब इसके लिए क्या है, उन्हें एनर्जी जो उन्होंने ली है वो वापस करनी पड़ेगी, तो एनर्जी लिबरेट करते हैं। और किस फॉर्म में करते हैं, रेडिएशन। और रेडिएशन किस में करती है, विजिबल रीजन में फॉल करती है, ठीक है ना। लास्ट हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है। किस तरह से हमारा कि ये एक्साइटेशन क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन की इतनी उछल कूद क्यों करती है, कि भाई डी ब्लॉक शेल 5 ऑर्बिटल का होता है, ये 2 हिस्सों में बटा होता है। ऐसा नहीं कि सारे इसके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, नीचे के 3 वालों की सेम है, ऊपर के 2 कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX। और ये लोअर एनर्जी लेवल है, क्या कहते हैं इसको, T2G। ऊपर वाला क्या हमारा DX² - Y² और DZ², ये कौन सा है, हायर एनर्जी लेवल।
और ये क्या Eg। तो इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ से ऊपर से लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाने आते हैं तो इस तरह से हमारा होता है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डी ब्लॉक पढ़ाया, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।